जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान इकबाल साहब। डॉक्टर इमरान इकबाल जो हैं वो चिबा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी जापान में इस वक़्त पढ़ा रहे हैं और इन्होंने पीएचडी की हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड से और रिसर्च फेलो रहे हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से। डॉक्टर साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू चीमा साहब। वंस अगेन गुड टू सी यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब मैं क्या आज आपके साथ गप मारनी है, ज़रा शुगर लगाना है और ये अनर्थ करने की कोशिश करनी है आपके नॉलेज से और आपकी एक्सपर्टीज़ से समझने की कोशिश करनी है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन ठीक है? बहुत सारे लोग जो हैं वो क्योंकि पाकिस्तान मज़हब के नाम पे बना और फिर हमने इसको मज़हब को इतना बेचा और जिस सियासतदान के अगर कुछ नहीं होता, वो मज़हब को बेचना शुरू कर देता है या कश्मीर को बेचना शुरू कर देता है या मुस्लिम उम्मा का मंजन बेचना शुरू कर दिया है। मुस्लिम दुनिया में आप देख रहे हैं बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, टर्की के अंदर इसराइल के सदर विज़िट कर रहे हैं, यूएई, सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जहाँ खड़े हैं हमने वहीं रहना है, हमने यहाँ से 1 इंच नहीं नकना हिलना। हमारी बुनियाद और फाउंडेशन यही है और दूसरा सियासतदान जो है वो मैक्सिमम मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैच्योर जो पुरानी सियासी जमातें हैं वो मैच्योर हो रही हैं और नई सियासी जमातें हैं वो ज़्यादा जिसमें मैं इमरान खान साहब का ज़िक्र कर रहा हूँ। ज़रा हमें थोड़ा-सा बताएँ और ज़रा स्क्रैच से हमें बताएँ ताकि और हमें लिंक करें इस कंटेम्परेरी सिचुएशन के साथ कि जहाँ हमें इमरान खान साहब ले आए हैं, शुरू इन्होंने किया था नया पाकिस्तान से और ले आए हैं रियासत मदीना पे। तो ज़रा मैंने इंट्रो लंबा इसीलिए दिया ताकि मैं काफ़ी चीज़ों का अहाता कर सकूँ। बाकी तो फिर तुसां आप ही जरा ना सानू एनलाइटन करना है। अच्छा चीमा साहब, इस जो आपने जिस बात से आपने आगाज की है ना कि हमारी फाउंडेशन जो है वो यही है कि हम एक मजहब के नाम पर वजूद में आए हैं एज ए कौम। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम जब तक अपनी हिस्ट्री को सही तरीके से रीड नहीं करेंगे और उसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, ये मसले हल नहीं होंगे। एक क्योंकि ये मेरा पीएचडी का एक चैप्टर उसको कवर करता है, जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है पाकिस्तान की और जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है पाकिस्तान की। देखिए, 1940 से लेके उससे पहले तो खैर ऐसा अभी टेक ऑफ नहीं किया था मुस्लिम लीग ने, यहाँ पाकिस्तान की डिमांड ऐसा सामने नहीं आई थी। हम लोग एक लूज फेडरेशन के हवाले से बात कर रहे थे। 1940 से लेके करारदाद पाकिस्तान से 1947 तक एक भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है मुस्लिम लीग का जिसने आइडियोलॉजी की बात की हो। ये मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूं। नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल लीडर जो मुस्लिम लीग में था उस वक्त की, जो फाउंडिंग फादर थे पाकिस्तान के, किसी ने भी पाकिस्तान एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट की बात नहीं की। सिरे से ही आइडियोलॉजी की बात नहीं हुई। ये प्योर स्ट्रगल थी फॉर द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, या माइनॉरिटी के राइट्स की बात कर लें। मैं उसको बिल्कुल ब्रीफली आपको बता देता हूं क्योंकि लंबी डिबेट हो जाएगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हिस्ट्री में जाएं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल थी, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी जिसका मकसद जो था वो सेफ गार्ड करना था मुस्लिम कम्युनिटी के या मुस्लिम नेशन के उस वक्त के राइट्स। और 1946 तक हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान पे एग्री कर चुके थे। ये तो नेहरू विड्रॉ कर गया था, बैकआउट कर गया था बेसिकली। हम लोग एक लूज फेडरेशन में रहने के लिए तैयार थे 1947 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, इनको फोर्स किया गया, मुस्लिम लीग वालों को फोर्स किया गया, या कह लें कि इनके लिए रूम नहीं छोड़ा गया। दैट्स व्हाई दे अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गो फॉर एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। तो ये तो फैक्चुअल बात है कि ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट के तौर पर वजूद में नहीं आई थी। और आपको कायदे आजम की स्टेटमेंट भी बड़ी अच्छी तरह आपको याद होगी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हिंदू भी अपने टेंपल में जाएंगे, मुसलमान भी अपने टेंपल में जाएंगे, सिटीजन इक्वल होंगे। तो ये एक बड़ी लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट की फाउंडेशन थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की फाउंडेशन थी बेसिकली। ये 60s के मिड में और 60s के लेट में जाके पाकिस्तान एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट का हमें नजर आना शुरू होता है। हमारी पहली आइडियोलॉजी जो
वजूद में आई या मैन्युफैक्चर की गई वो थी इस्लामिक डेमोक्रेसी। आप भी जानते हैं 50-60s में, जिसके तहत इसकी जो आउटलुक, एक्सटर्नल इसकी आउटलुक थी वो प्रो डेमोक्रेटिक या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के हवाले से हमारी लीनिंग शो की गई इसमें। और जो इंटरनल इसकी लुक थी, आउटलुक थी, वो थी कि आप जो हमारे वहां पे लैंडलॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको अकोमोडेट किया गया, जैसे कि यूनियनिस्ट पार्टी वाले थे पंजाब में या दूसरे हो गए, उनको अकोमोडेट किया। और फिर इसी सो कॉल्ड इस्लामिक डेमोक्रेसी के तहत 22 फैमिलीज, मोस्ट रिच फैमिलीज पाकिस्तान में वजूद में आई, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। तो ये हमारी पहली आइडियोलॉजी थी जो हमने मैन्युफैक्चर की। ठीक है, ये चलती है फिर 69 तक, 70 तक। फिर आगे आ जाती है हमारी दूसरी आइडियोलॉजी, सेकंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, विच वाज इस्लामिक सोशलिज्म, जो भुट्टो की आइडियोलॉजी थी। ये प्रॉपर आइडियोलॉजी के तौर पर प्रेजेंट की गई थी कि जी हम एक इस्लामिक सोशलिस्ट कंट्री हैं। इसकी आपको मालूम है एक्सटर्नल जो आउटलुक थी वो ऑब्वियसली हमारा टिल्ट टुवर्ड्स चाइना था, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री थी। फिर हमारा जो डिसएंचांटमेंट थी विद द सीटो सेंट्रो एंड द वेस्ट, उसको भी जस्टिफाई किया गया इसमें। और फिर हमने इसी की बेस के ऊपर नॉन अलाइन मूवमेंट भी ज्वाइन कर ली। इंटरनल इसकी आउटलुक आपको मालूम है कि हमने नेशनलाइजेशन शुरू कर दी अपनी इकोनॉमी की, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, वो जुल्फी की जो किताब है उसमें सारे का सारा डिटेल में बयान किया गया। ये 70s तक हमारी इस्लामिक सोशलिज्म चलता है एज एन आइडियोलॉजी। फिर हमने तीसरी आइडियोलॉजी मैन्युफैक्चर की, इस्लामाइजेशन। ये तीसरी आइडियोलॉजी इस्लामाइजेशन के तहत, इस्लामाइजेशन जो ज़िया ने जो एक प्योरिटेनिकल स्टेट की क्रिएशन के लिए जिसमें उसने कोशिश की, उस इस्लामाइजेशन की आइडियोलॉजी में जनरल ज़िया ने ओपनली, ठीक है, कंडेम किया इस्लामिक सोशलिज्म को, इस्लामिक डेमोक्रेसी, प्रीवियस टू आइडियोलॉजी को उसने ओपनली कंडेम किया कि जी ये तो सिंक्रोनाइज ही नहीं करती विद द वेरी आइडियल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। तो बेसिकली it was General Zia-ul-Haq which introduced this Islamic ideology of Pakistan, or Islamization in the form of, इसकी एक्सटर्नल आउटलुक आपको मालूम है कि अरब वर्ल्ड के साथ हमने ताल्लुका ठीक किए। फिर हमने जियोपॉलिटिक्स ऑफ जिहाद को लेजिटिमाइज किया। फिर हमने इस्लामाइज किया इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें आर्मी भी शामिल है। फिर हम वो जो मार्जिन पे थी पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें जमात इस्लामी सबसे आगे थी, JUFI, ये सबसे आगे थे। फिर इनको हम लोगों ने इंटेग्रेट किया पॉलिटिक्स में। मीडिया को हमने स्टाइफल किया, गैग किया, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। तो ये जनरल ज़िया-उल-हक की, फिर उसका रेफरेंडम तो आपको मालूम ही है ना। फिर ये चलता है टिल द जनरल ज़िया का जो when he died basically along with his whole team। उसके बाद फिर एक पाकिस्तान का, उसके बाद आप पाकिस्तान रिफ्लेक्ट करता है उस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। हमें यही समझ नहीं आ रही थी कि अच्छा हम जमहूरियत हैं, फिर वो सिविल मिलिट्री का रिलेशनशिप है, उसका साइकिल चलता है फॉर द नेक्स्ट 20 years एंड मोर, कि हम उसी में रहते हैं। फिर एट द सेम टाइम वी केप्ट ट्राइंग, अच्छा चलो डेमोक्रेसी कामयाब हो जाए, फिर इनका एक बैलेंस हो जाए सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का। फिर हम चौथी आइडियोलॉजी, जो सबसे वीक आइडियोलॉजी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस 3 आइडियोलॉजी, जो मैन्युफैक्चर की, वो थी एनलाइटन मॉडरेशन, मुशर्रफ की, जो कि आज तक किसी को समझ नहीं आई बेसिकली। उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थी वो तो ऑब्वियसली वेस्ट को उसने खुश करना था। फिर उसने आके ये कहा कि जी वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्लाम एंड उम्मा। वो जो ज़िया का था उसने उसको टोटली निगेट किया। एनलाइटन मॉडरेशन की आइडियोलॉजी बेसिकली क्या कहते हैं उसको, इट्स डायमेट्रिकली अपोजिट टू द जनरल ज़िया इस्लामाइजेशन। तो वो तो खैर चली नहीं इतनी ज्यादा, मुशर्रफ की भी वो डिस्कशन में भी नहीं आई। अच्छा, एनलाइटन मॉडरेशन के बाद हम मोर और लेस हमने सारी आइडियोलॉजी एग्जॉस्ट कर ली थी। जितनी आइडियोलॉजिकल आप स्ट्रैंड होते हैं ना, या ब्रांड आप इंट्रोड्यूस कर, वो हमने एग्जॉस्ट कर लिए थे। अब जब इमरान खान आया, अब आते हैं इमरान खान के ऊपर। अब इमरान खान की सिरे से कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। अच्छा। और ना है। अगर आइडियोलॉजी नहीं थी तो क्या था? इमरान खान ने डायरेक्ट यूटोपिया बेचा है। ठीक है,
वो ऐसा जिसे आप कहते हो कि ऐसा ख्वाब जिसकी हकीकत आपको नजर नहीं आती, और ख्वाब बेचना कदरे आसान है हमारे जैसे मुआशरे में। अब ये पूरा यूटोपिया था, रियासत मदीना, ठीक है, उसका कोई खदोखाल तो इसको बयान कभी नहीं इमरान खान ने बयान किया, और कैसे उसको री इन्वोक करेगा और कैसे उसको प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस करवाएगा पाकिस्तान में, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ रियासत मदीना होगी, लोग बाहर से नौकरी ढूंढने आएंगे, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, करप्शन नहीं होगी, फला, वो सारा यूटोपिया इसने बेचा। उसका कोई प्रैक्टिकल उसकी आपको डायमेंशन नजर नहीं आती। अब ये यूटोपिया इसके जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आया, जो सबसे पहले इस यूटोपिया से डिसइल्यूजन हुआ था, वो था जावेद हाशमी। उसे समझ आ गया था कि ये यूटोपिया नहीं है, ये अंदर खाते बड़ी एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, और उसने उसी तक, आपको याद होगा कि वो छोड़ के उस वक्त बहुत सारे पीटीआई के सपोर्टर जो थे वो नाखुश थे जावेद हाशमी से, लेकिन आज समझ आ रही है कि वो क्यों इतना डिसइल्यूजन हुआ था, क्यों छोड़ गया, इतनी इज्जत मिली हुई थी पीटीआई में, इतना उसका रोल हो सकता था। और इसका अब जाके जो इसकी जो कह लें कि जो फातिहा पढ़ी गई है ना, वो है नदीम अफजल चंद की डिपार्चर से, क्योंकि ये दो ऐसे वर्कर थे, और मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों डिफरेंट थे बाकी। ये दो ऐसे वर्कर थे बेसिकली जो खुद आइडियलिस्ट थे, somehow अगर they believed in this utopia कि ये मार्ज़े वजूद में आ सकता है। जब वो डिसइंचार्टेड हुए तो वो छोड़ गए, और दोनों की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपको भी मालूम है। अब इमरान खान के ऊपर आते हैं कि देखें, इमरान खान ने 2 शादियां की थी प्राइम मिनिस्टर बनने से। लाइटर नोट पे बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल इसमें कोई पर्सनल अटैक या, और वो दोनों शादियां इसने जल्दी में की, और इसमें उसकी इंटेंशन भी बुरी नहीं थी, ठीक है। एक शादी इसने की रेहान खान, अपनी जिंदगी को सीधा करने के लिए, सुधारने के लिए, अपने घर को सीधा करने के लिए, सुधारने के लिए। एक इसने शादी की जिसे हम मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, इसने की है अलेक टेबल के साथ। उसके पीछे भी इंटेंशन यही थी कि पाकिस्तान को सुधारना है, पाकिस्तान एज ए घर उसको सुधारना है, पाकिस्तान के घर को सुधारना है, ठीक है। एक इसकी शादी तो आपको मालूम ही है कि वो उसका इख्तिताम अंजाम जल्दी हो गया। दूसरी शादी का अंजाम इख्तिताम अब हो रहा है, जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी ना इसकी, जल्दबाजी में जो की, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ये मशवरा दे रहे थे और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जो देखें चीमा साहब, 2011 का जो जलसा था लाहौर में, उसका जो करंट था ना, जो चार्ज था उसमें, जो क्राउड, वो जो एक वेव थी ना, आप लिटरली बिलीव करें कि इट कुड हैव जनरेटेड ए रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ये उसी को कैपिटलाइज कर सकता था, उसी को लेके चल सकता था। और एक ऐसी स्टेज आती है जब तमाम इंस्टीट्यूशन इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि भाई अब इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग इतनी तादाद में बाहर निकल आते हैं, चेंज इतनी फोर्स के साथ आपके मुंह पे आके लगती है कि आप उसमें फिर ये नहीं कहते अच्छा उसको वापस हम कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में लेके जाके इलेक्शन करवाएं। वो बिल्कुल खुमैनी टाइप के स्टाइल के ऊपर रेवोल्यूशन बर्पा कर सकता था, एक मेरा वाइल्ड सा गैस है, लेकिन ये फीलिंग थी। लेकिन उसके बाद जितने भी खान साहब ने क्या किया है कि भाई आने दें, अब पीटीआई से भी जितना करप्शन का नैरेटिव लेके चले थे जिनके खिलाफ, उन्हीं पार्टीज के इन्होंने टर्न कोड्स जो थे उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया अपनी पार्टीज में। ये हुआ था। यहां से चल के जो आज जहां पे हम है ना, उसकी फाउंडेशन इमरान खान ने अपने लाहौर के जलसे के बाद जितने एक्शन किए ना, वहां से रख दी थी। अब आगे चले, आगे बात करते हैं इसके ऊपर। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। आपकी ये जो आपने बात की है, ख्वाब बेच रहे हैं या शादियों पे हवाले से बात की, इसमें भी जारी बात है, ये बड़े लोग जितने भी होते हैं, ये कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स इनके बीच में जरूर होती है। ये उसको कोई ना किसी कैपिटलाइज करने के चक्कर में होते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम चीज है, मैं आज भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा हूँ, अगर इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान ख्वाब बेच रहा है या इमरान खान जो भी बेच रहा है, लेकिन इस वक्त इमरान खान सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में। वो अगर पावर में है तब भी मैं इमरान खान साहब पे बड़ी तनकीद करता हूँ,
लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट एनालिसिस और व्हेन यू टॉक अबाउट एक्चुअल सिचुएशन, तो बात तो ठीक करनी चाहिए ना। मेरा अपना एक उनके बारे में एक व्यू, वो जो भी है वो है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो तो या हमें चीजों को समझना तो ठीक एंगल से चाहिए। इमरान खान साहब को जितना मर्जी आप कह लें कि वो ख्वाब बेच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, लेकिन एक साइजेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, अगर उन्होंने 1,76,00,000 वोट लिया, तो स्टिल इमरान खान इज इन अ पोजीशन कि वो शायद एक बड़ा नंबर अभी भी ले सकता है वोट का, और वो ख्वाब बेच रहा है। उसके दौर में करप्शन बढ़ी है, उसके दौर में इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसके दौर में मामला ज्यादा खराब हुए हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है, मजहब का उन्होंने मैसिव इस्तेमाल किया है, लेकिन इमरान खान की रेलिवेंस जो है वो कम नहीं हुई, और वो स्टिल एक पॉपुलर लीडर है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एट पार चल रहा है। ये क्या वजह है? ये जो देखिए, एक वक्त था, मैं समझता, जाती तौर पर मैं समझता था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी जो थी ना डॉक्टर साहब, 2008 में 2013 में जब टेन्योर खत्म हुआ 12 में, तो मैंने कहा यार वो मशहूर थे करप्शन के वाले से, ठीक है, वो उनके तो सफे हस्ती से वो मिट गए, ठीक है जी, मरकज की लेवल में वो एक सूबे की जमात बन के रह गई, ठीक है, वो पार्टी फेडरेशन की बात करती थी। इमरान खान इज स्टिल रेलिवेंट इन पंजाब with all that bad reputation. The only one who is in competition with the PMLN, देखिए PMLN के कंपटीशन में पीपल्स पार्टी तो नहीं है, जमात इस्लामी नहीं है, JUI नहीं है, कोई भी नहीं है। सो एक ऐसा बंदा जो ख्वाब बेच रहा है, एक ऐसा बंदा है जिसने मुल्क की डायरेक्शन जो है वो हमें कभी इधर उधर लेके जा रहा है, वो फौज को भी बदनाम कर देता है। कल उन्होंने कह दिया जनाब कि मुझे जनरल बाजवा के बारे में कह दिया जी कि मुझे कहते हैं कि तुम फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो। अब देखिए फौज एक दिन पहले DGI-SPR ये कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो अपनी कन्वर्सेशन जो है वो अपनी शायद फ्रैंकनेस बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? वो स्टिल रेलिवेंट क्यों है? क्या अवाम बेवकूफ है, इलिटरेसी है, लोग स्टिल समझते हैं कि ये करप्ट नहीं है इसलिए रेलिवेंट रहना चाहिए, इससे निजाम चलने नहीं दिया गया? मतलब व्हाट इज देयर दैट बाइंड्स पीपल विद हिम विद ऑल दैट लिस्ट ऑफ द फेलियर्स बट स्टिल ही इज स्टिल रेलिवेंट? ये मैं समझ रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ, या आप भी ऐसा समझ रहे हैं? जरा मैंने सवाल लंबा किया ताकि मैंने कहा मैं ज्यादा चीजों का अहाता कर सकूं आपसे समझने के। देखिए इसमें रेलिवेंट तो वो रहेगा ना जी, रेलिवेंट तो नहीं, आप उसको इरेलीवेंट तो नहीं कर सकते। एक थर्ड पार्टी उसने खड़ी की है, टू पार्टी सिस्टम उसने ब्रेक किया पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और रेलिवेंट वो रहेगा क्योंकि 2011 के जलसे और फिर कराची के जलसे के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो अभी तक आपको हैं, और हैंगओवर तो रहता है, आपको मालूम है, पॉलिटिकल रोमांस भी रहता है, आप जितना मर्जी उसमें आपको मायूसी हो, वो किसी ना किसी सूरत में चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन तो है ही नहीं ना कि वो इरेलीवेंट, ये तो इरेलीवेंट वो नहीं होगा। अच्छा, अब इशू चीमा साहब, इशू उसके इरेलीवेंट होने का नहीं है, प्रॉब्लम उसके इरेलीवेंट होने की नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है उसके रेलिवेंट होने की। अब वो कैसे, वो जितना रेलिवेंट रहे, अब प्रॉब्लम ये है कि चीजों को अरेंज कैसे करना है, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी। सबसे बड़ा मतलब मैं पिछले 2-3 हफ्तों से जो फॉलो कर रहा हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब जो सूरत हाल है वो आगे कैसे बढ़ेगी। अगर इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव फेल भी हो जाती है इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग तो काफ लीग वगैरह, अब हमें लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो जाएगी इसके लिए, लेकिन चले फेल हो जाती है इसके खिलाफ। लेकिन कोई इमेजिन कर सकता था कि इमरान खान ये कहेगा कि नो कॉन्फिडेंस मूव जिस दिन पेश होगी कौमी असम्बली में, कोई PTI का जाएगा ही नहीं MNA। मतलब ये क्या, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फ डिफीटिस्ट उसमें चले गए हैं कि जी हम हार जाएंगे अगर हमारे लोग छोड़ जाएंगे। एक तो ये इसकी इमरान PTI की सबसे बड़ी जो कमजोरी इस बात से साबित हो रही है। अच्छा, दूसरा, अगर ये हट भी जाता है, इसको नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो उसके बाद सेटअप बनेगा, जो अगर गवर्नमेंट बना भी लेती है पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलकर, आपको क्या लगता है कि वो चलेगी? उसका हाल तो इससे भी बुरा हो जाएगा ना, इमरान खान तो नहीं चलने देगा उसको, क्योंकि इनके नंबर ऑफ जो MNA हैं पार्लियामेंट में, वो उनको आराम से तो नहीं बैठने देंगे, इससे भी ज्यादा मुश्किलात में जाएगी जो अगली गवर्नमेंट होगी। इसका तीसरा जो हमें हल नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जी एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए और इलेक्शन को आप अनाउंस कर दें,
ये सबसे फिजिबल सिचुएशन इस हालत में नजर आ रही है अगर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट पास हो जाता है। तो इसकी ये हालत होगी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आए, केयर टेकर गवर्नमेंट आए, और जो नेक्स्ट 1.5 ईयर बैठ के अगले इलेक्शंस की तैयारी करवाए। आ जाए आप 1-1.5 साल बाद भी चले जाएं। अब देखें, आप कह रहे हैं कि पंजाब में ये रेलिवेंट रहेंगे, लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस ने एक बड़ा आपको इंडिकेशन दे दी है। एंड खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में, पंजाब में आज आप करवाएं बल्दियाती इलेक्शन, आप देखें पीएमएलएन कैसे स्वीप करती है। हालांकि मैं बहुत क्रिटिक हूं पीएमएलएन की पॉलिटिक्स का। होगा क्या 1.5 साल बाद, क्या होगा अगर ये सिस्टम को, यही सिस्टम लेके चलते हैं, 1.5 साल बाद क्या होगा, पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनेगी और वहां पे एक साइजेबल मिल जाएगी इनको, एक पोजीशन मिल जाएगी पीटीआई को अपोजिशन करने की। ठीक है, एनडब्ल्यूएफपी में पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी बड़ी थिन मेजोरिटी के साथ, अगर बनती है तो वहां पे भी क्योस रहेगा, वहां पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। बलोचिस्तान में तो शुरू से है, आपको मालूम है। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अगेन बड़ी थिन मेजोरिटी के साथ, क्योंकि अब एमक्यूएम कम बैक कर रही है और दूसरी छोटी पार्टीज भी, जाहिर बात है उसी चीज। होगा क्या फिर 1.5 साल बाद भी आपके सामने एक हाईली अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा होगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या, देखिए इंडिया के अंदर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हर रोज नई ताकत के साथ सामने आ रहे हैं, हर रोज वो इलेक्शन जीत रहे हैं। अभी भी उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी 4 इलेक्शन वो बड़े जीत गए। पंजाब में चलो ठीक है, एक सिचुएशन और थी, वो किसान आंदोलन सारा कुछ था। अच्छा, इन पाकिस्तान के अंदर क्या पोजीशन है? क्या कोई सियासी जमात मेजॉरिटी ले सकती है या इस तरह डिवाइडेड हाउस रहेगा? हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी पार्लियामेंट कोई फैसले नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस पैदा नहीं कर सकते, हम फॉरेन पॉलिसी में कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते, हम कंफ्यूज्ड हैं। ये जो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, ये कई लोगों का कहना यह है कि वो जो ताकतवर धड़े हैं, वो जो ताकतवर अदारे हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी रहे लेकिन ऑन टोज रहे, जिसकी वजह से ये है कि सारे आपस में डिवाइडेड रहे और हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे और एलायंस के ऊपर डिपेंडेंट रहे और कोई भी इतना तगड़ा ना हो कि वो अपनी मर्जी से चीजें चला सके। तो ये निजाम कैसे चलेगा? इमरान खान साहब हमें पॉपुलिस्ट बातें सुनाते हैं, बाकी लोग और बातें सुनाते हैं। सो ये क्या होगा? और जरा हमें इस हवाले से बताएं कि ये अगर ये सिचुएशन पड़ती है और यहाँ पे किसी लीडर के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से निजाम चला सके, तो ये मुल्क के अंदर तो बड़ी अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। इमरान खान भी अभी अकेला, अगर इमरान खान के ऊपर वो एस्टैब्लिशमेंट का वो जो हाथ है वो ना हो तो इमरान खान कैसे 3.5 साल पूरे कर सकते थे? नहीं, अभी देखें जो सबसे ज्यादा एक वरीसम सिचुएशन जो नजर आ रही है या बनने जा रही है, देखें एक बंद गली में खड़े होने जा रहे हैं। अगर ये उस दिन अपने अपने वर्कर्स को डी चौक में ले आते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ऑब्वियसली तसादम होगा। ऑब्वियसली, ठीक है, वो तो वो एक देखें एक ये हम लोग जा रहे हैं चीमा साहब, अगर मैं ये लफ्ज यूज करूं, क्योंकि ये खैर कॉमन उसमें पॉलिटिकल वोकैबुलरी में तो नहीं आता, लेकिन मैं सोचा था कि क्या लफ्ज होना चाहिए, तो वो मुझे नजर आ रही है पॉलिटिकल स्टैम्पीड। ठीक है, ये हम लोग पॉलिटिकल स्टैम्पीड की तरफ जा रहे हैं, और जब स्टैम्पीड होती है तो फिर जाने जाती हैं। ठीक है, और स्टैम्पीड के बाद अगर आपने एनवायरनमेंट देखा हो ना किसी जगह का, किसी इलाके का, या तो वहां पे बड़ी खामोशी तारी हो जाती है, फिर पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, सिक्योरिटी के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, नजर तो मुझे ये आ रहा है, ये स्टैम्पीड की तरफ जा रहे हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी होगी। जो पॉलिटिकल फोर्सेस है ना पाकिस्तान में, ये अपनी अना में जिस तरह फंस गए हैं और जिस हद तक ये पॉलिटिक्स को ले गए हैं, जाती उस अन्ना के मसले बना लिए हैं, ये स्टैम्पीड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ये नहीं होगा फिर कि एक पार्टी के लोग उनकी जान जाएगी या दूसरी पार्टी के लोग बच जाएंगे। नहीं, इसमें सारे के सारे ही मारे जाएंगे। ये स्टैम्पीड को बचाने के लिए अब कौन एफर्ट कर रहा है? करंटली तो आपको कोई नजर नहीं आ रहा।
कि जिस जिस डगर पे हम लोग चल रहे हैं इससे हमें हटाने के लिए कोई आपको नजर नहीं आ रहा। सारे के सारे भागे हुए जा रहे हैं उस स्टैम्पेड की तरफ, जो उस डायरेक्शन में जो स्टैम्पेड क्रिएट करने वाली है। मतलब कैन एनीबॉडी इमेजिन कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज सेइंग कि जी उस दिन मेरे लोग जो हैं वो डी चौक पे आ जाएं, उधर से मौलाना फजलुर रहमान लेके आ जाए, उधर से नून लीग वाले आ जाएं। मतलब आर दे आउट ऑफ देयर माइंड? आर दे थिंकिंग कि होगा क्या पॉलिटिकल? ये इन द एंड देखें, अब ये भी मुझे थोड़ा सा ये वाला भी जो हाइपोथेसिस है ना, या इसके पीछे थोड़ी सी आप रियलिटी भी कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये इसी तरह, अब मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की फेवर में भी जा रही है, क्योंकि हो क्या रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। तो क्या आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अफोर्ड कर सकती है पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोलैप्स को? उस सबसे ज्यादा स्टेक्स तो उनके हैं। तो ये अब इस सूरत हाल में ये वाला मफरूजा जो है ये भी अब इतना टेनेबल नहीं लग रहा कि ये उनकी फेवर में चला जा रहा है। वो मुझे लगता है वो भी अपना सर खुजला रहे होंगे कि ये क्या किया जाए। अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है चीमा साहब, जो मैं उसको प्रिडिक्ट तो नहीं करता लेकिन फोर्सी करने की कोशिश करते हैं। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्योंकि ये स्टैम्पीड से तो बात नहीं आएंगे ना, इसका कोई ना कोई तो आउटकम होगा, रिजल्ट निकलना है। ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनने जा रही है और अब ये क्वेश्चन है कि वो कितना अरसा रहती है। लेकिन आइडियली मैं आपको एक बता दूं कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना तो इस गवर्नमेंट के रहने से जाएगी अब, ना इस गवर्नमेंट के जाने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। आपको टेक्नोक्रेट ईमानदार लोग चाहिए। आप 2-3 आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे शेब शडल जैसे लोग हैं, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियन भी होंगे। आप टेक्नोक्रेट आपको चाहिए, एक गवर्नमेंट जो इस मुल्क की इकोनॉमी को सीधा करे और चलाए कुछ अरसे के लिए। मैं तो इमरान साहब इन चीजों से एग्री नहीं करता। ना तो टेक्नोक्रेट सेटअप मेरे ख्याल से आएगा, ना आना चाहिए, और ना हमें इन लोगों को ये टाइम मौका देना चाहिए। हमने ये बड़ा कुछ एंजॉय कर लिया, टेक्नोक्रेट भी आ गए, फौजी भी आ गए, सिविलियन। लेट द विल ऑफ द पीपल प्रिवेल। जब तक एक जेन्युइन ऑर्गेनिक पॉलिटिकल लीडरशिप ऊपर नहीं आती, ठीक है जी, और मैनेज्ड एनवायरनमेंट के जरिए मैनेज तरीके से चीजें होके आएंगी, इसी तरह क्राइसिस पैदा होगा। टेक्नोक्रेट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। और दूसरा, जितनी पॉलिटिकली दुनिया अवेयर हो चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो चुकी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बता चुकी हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर हम लोगों को इकट्ठे कर चुके हैं। अगर हम वापस टेक्नोक्रेट पे जाते हैं, इतनी मेरा नहीं ख्याल स्पेस है कि मेरी एक जाती राय में मैं जस्ट आई 100% रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन मुझे बताएं कि मुझे उसका कोई वे आउट बताएं ना, वे फॉरवर्ड भी तो बताएं। सर एक ही वे फॉरवर्ड है इमरान साहब, एक ही वे फॉरवर्ड है। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को मैनेज करेंगे, लोगों को फोन करेंगे, इसको ज्वाइन करो, इसको नॉट ज्वाइन करो, इसके हक में बोलो, इसके हक में वोट दो, इसके हक में वोट ना दो, ये पार्टी ज्वाइन करके ये छोड़ दो। किसी सूबे में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, लोगों को कहेंगे ये पार्टी हमारी है, इसमें सारे इलेक्टेबल्स हम इकट्ठे कर लेंगे, तब तक निजाम नहीं रहेगा। एक जो जेन्युइन नीचे से स्पेस है ना, जेन्युइन, देखिए हमेशा उसी घोड़े पे पैसे लगाए जाते हैं, जो कहते हैं विनिंग हॉर्स पे पैसे लगाए जाते हैं। जो भी इनको विनिंग हॉर्स नजर आता है वो 60-70% उसने अपनी ग्रोथ दौड़ पूरी कर ली होती है। वो जी बाकी 3% रेंदी होते हो पैसे ला देंगे ने, और दूसरा भी कहता है यार मैंने भी इतनी स्ट्रगल है, मैं जलील हो जाऊंगा, चलो फायदा उठा लो इसी से ना। ये सियासतदानों को थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा और डिलीवर भी करना पड़ेगा। अगर आप, मेरी जाती राय है कि जेन्युइन नीचे से लोगों को आने दे, जो भी आता है, और सारे के सारे नेशनलिस्ट हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कोई जो है वो नाते कोई जो है मुल्क के दुश्मन नहीं है। ये जो हमने बयानिए बना दी हैं, ये फलाना दुश्मन है, ये मोदी का ये करता है, फलाना ऐसा करता है, ये इंडिया के साथ मिला है, उसकी मिले उधर ना, ये बहुत बड़ा नुकसान हमने अपना कर लिया है। और एट द एंड ऑफ द डे आप इन लोगों को हाथ में सारी चीजें दें, इन पे ट्रस्ट करें, ये बातें छोड़ दें कि जो है आप ही बेहतर दिमाग हैं। जब तक ये हम कहेंगे ना हमारा दिमाग बेहतर और दूसरे का नहीं है, फिर वो आप देखिए बलूचिस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं, बिकॉज वहां पे कोई लोग वो अवाम से तो नहीं है, वो तो एलीट है। देखिए पाकिस्तान, डॉक्टर साहब आपको भी पता है पाकिस्तान एलीट का मुल्क है, वो जिस तबके से मिले,
वो सियासतदान में चले जाएं, ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, बिजनेसमैन चले जाएं, मीडिया में चले जाएं, फौज में चले जाएं, जजेस, जो एलीट सोचती है वो एक एलिटिस्ट, वो जैसे कहते हैं ना, लीड कैप्चर तो है। मैं जब आपसे टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहा था तो ऑब्वियसली उसमें मैं ये नहीं कह रहा था कि आप डेमोक्रेसी को बिल्कुल रूल आउट कर दें, डेमोक्रेसी को बिल्कुल छोड़ दें। मैं उसमें प्योरली एक हवाले से कि मैं वो स्टैम्पीड की मैं उसी खदशे का इजहार कर रहा हूं कि ये खुद जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी पार्टीज जो हैं 4-5, ये जिस तरफ लेके जा रही हैं, उसका आउटकम मैं आपको बता रहा था क्या होगा। वो तो स्टैम्पीड होगी ना। या तो ये थोड़ी सी इनमें सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए कि विद ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस आप डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशंस को स्ट्रेंथन करें, आगे लेके चलें। अब आप आगे पॉलिटिकल आपने ये जो एलीट कैप्चर्ड का आपने किया, ये तो आपको भी मालूम है कि ये मिलिट्री दौर में भी परवान चढ़ा है, और ये जितने डेमोक्रेटिक दौर भी आए उनमें भी ये एलीट कल्चर परवान चढ़ा है। ठीक है, कैसे आप किसी एक शहर में मूव करना शुरू करें, आपको एक अजीब मंजर नजर आएगा जो पिछले 15-20 साल से वजूद में आ गया, पहले वो भी नहीं था, कि हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, ठीक है, गेटेड कम्युनिटीज बन गई हैं। क्या दुनिया में कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पे आपको ये गेटेड कम्युनिटीज नजर आए, जहां पे अगर आपने एक हाउसिंग सोसाइटी में जाना है तो वहां पे अपना आईडी कार्ड शो करें, और वो अपनी सिक्योरिटी पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी अपनी सिक्योरिटी हायर करे। फॉर एग्जांपल बहरिया कॉलोनी को ले लें आप, लाहौर की या इस्लामाबाद की। वो क्या करते हैं, ये असल में ये स्टेट विद इन स्टेट्स बन रही हैं। चले, ये एक सारी बात है, एक लंबी स्टोरी है और एक लंबा ये है, लेकिन आज आपने बड़े अच्छे से हमें बताया कि जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन है वो हम कहाँ पे आग खड़े हुए हैं। और आपने ये जो कहा है कि इमरान खान साहब की सिरे से आइडियोलॉजी कोई नहीं है और वो ख्वाब बेच रहे हैं, ये बड़ी पंच लाइन है मेरा ख्याल है। और लेकिन वो क्योंकि एक पॉपुलिस्ट नारे मार रहे हैं और अवाम जो है वो तैयार है, हमारे यूथ और वो सब लोग तैयार हैं, और वो इस तरह की चीजों को वो अस वर्सेस देम पे काम कर रहे हैं। उनको पता है जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर उठा के रखोगे लोग मेरे साथ होंगे, और इसीलिए वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उसी पॉलिटिकल टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। वो जलसे करते रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली लोगों के साथ इन टच हैं, फ्रिक्शन की बात करते हैं, तकसीम करना चाहते हैं ताकि वो मेरा वोटर सपोर्टर बाकी जो अपोजिशन से दूर रहे। और हम कहते रहे कि मैं देखो इनसे बात नहीं करता, इनसे मिलता नहीं हूं, मैंने हाथ नहीं मिलाया, मैं इनके साथ नहीं बैठता, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। उन्होंने अपना पूरा एक नैरेटिव तैयार किया हुआ, ठीक है जी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। और मैं देख रहा था कि एक चीज है, आपको भले इमरान खान अच्छा लगे बुरा लगे, मैं बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन इमरान खान ने वो जिसे कहते हैं चीजें सेट कर दी हैं। अपोजिशन कहती है इमरान खान निकम्मा है, नखट्टू है, इमरान खान नाकाम है, डिलीवर नहीं कर सका, ये सिलेक्टेड है। ये अपोजिशन की वोकैबुलरी है। जो इमरान खान साहब की वोकैबुलरी है वो ये है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इस वोकैबुलरी में अभी भी ज्यादा जान है जनरल पब्लिक जो पॉपुलिस्ट जो सेंटिमेंट्स को विन करने के लिए। निकम्मा, नखट्टू और सिलेक्टेड होना जो है ये पॉपुलिस्ट वर्ड नहीं है हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे में जो है ये जो वोकैबुलरी इमरान खान की है ये बड़ी रेलिवेंट है, और आज भी दुनिया इसलिए उनको बाय कर रही। नहीं चीमा साहब देखें, अगेन एक तो है, मेरा ख्याल है कि जो लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि ना तो इमरान खान की इंटेंशन के ऊपर कोई इतने बड़े सवाल है, ना उसकी ऑनेस्टी के ऊपर इतने बड़े सवाल हैं। इशू वो नहीं है, इशू तो वो है ही नहीं ना। लेकिन अकेला क्या करेगा ये उस पूरी ट्रेन को जो इंजन बन के खींच रहा है, पीछे सारी ट्रेन आपको मालूम है किन डब्बों से भरी पड़ी है। प्रॉब्लम अब आप कह रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं हुई, और मैं समझ रहा हूं आप जो कह रहे हैं कि वो अपने वोटर्स को इस नैरेटिव के जरिए से अपने वोटर को अपने साथ रख रहा है, लेकिन इसका फैसला तो फिर इलेक्शन में असल में होगा ना। अभी तो जो रिजल्ट खैबर पख्तूनख्वा में आया है, इससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान कामयाब रहा है अब तक अपने वोटर्स को अपने साथ रखने में। और जो अभी इस वक्त सिलसिला चल रहा है उससे भी हमें यही तासुर मिल रहा है कि इसकी अपने पार्टीज के लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसके अलाइज इसको छोड़ के जा रहे हैं, और एटलीस्ट ब्लैक में भरपूर कर रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, जैसे वो कहते हैं इनकम्बेंसी फैक्टर तो होगा ऑब्वियसली, और बड़ा तगड़ा होता है, हर रूलिंग पार्टी को उसको फेस करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। हम लोग सिर्फ, मेरा जो बेसिक था वो ये था कि क्या ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला पाएंगे इन द शॉर्ट रन और इन द लॉन्ग रन।
इसको निकाल के इमरान खान को या इसको रख के भी, क्योंकि अगर ये रह भी जाता है तो अपोजिशन इसको आराम से काम तो नहीं करने देगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनी हाउ डॉक्टर साहब, ये एक अनएंडिंग सी डिस्कशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। बहुत शुक्रिया।